प्रिय छात्रों, पिछले ऑडियो में मैंने आपसे बात की डायरेक्टिव काउंसलिंग की। आज हम लोग बात करेंगे नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, अनिर्देशात्मक परामर्श। तो सबसे पहले परिभाषा पर बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग और परमिसिव काउंसलिंग is based on the belief that the client can solve his own problem if given assistance in utilizing his personal resources। आपको याद होगा बीएड पार्ट 1 में कार्ल रोजर्स की थियरी आपने पढ़ी थी, जिसमें कहा गया था कि लर्नर स्वयं सीख सकता है, हम उसको सिखाने वाले नहीं हैं। हम केवल एक उपयुक्त वातावरण का निर्माण कर सकते हैं, सामग्री उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन लर्नर स्वयं सीखने की क्षमता रखता है। तो कार्ल रोजर्स की जो बात थी, उनका जो मानना था, तो वही इसके जनक हैं नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के, अनिर्देशीय परामर्श या अनिर्देशात्मक परामर्श। तो उनकी वही बात यहाँ पर कही गई डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन में कि एक विश्वास है कि जो क्लाइंट है या जो छात्र है वो अपनी समस्या स्वयं हल कर सकता है इफ गिवन असिस्टेंस, यदि उसे सहायता प्रदान कर दी जाए, इन यूटिलाइजिंग हिज पर्सनल रिसोर्सेज, जो उसके संसाधन हैं, वैयक्तिक संसाधन हैं, उनका अधिकतम उपयोग करके वो अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सकता है। ये कार्ल रोजर्स के विचार हैं। इसी पर नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट आधारित है। अब नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में स्टेप्स कौन से होंगे कि जैसे ही छात्र काउंसलर के पास पहुंचता है तो काउंसलर को क्या करना होगा, किन किन स्टेप्स से गुजरना होगा। तो सबसे पहला स्टेप है डिफाइनिंग द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। सबसे पहले तो हम डिफाइन करें कि सिचुएशन है क्या, कौन सी समस्या उसके सामने है, कौन सी परिस्थिति है जिसमें वो प्रॉब्लम महसूस कर रहा है। उस प्रॉब्लम को समझना, उस सिचुएशन को समझना काउंसलर का कर्तव्य है। सेकंड इज फ्री एक्सप्रेशन ऑन फीलिंग्स। जैसे कि हमने बात की थी डायरेक्टिव काउंसलिंग में कि इमोशनल प्रॉब्लम को उसमें नहीं रखा जाता है, लेकिन नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में फ्री एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, जैसे जो भी इमोशंस हैं क्लाइंट के, वो फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है। अगर कोई दुखी है और रोना चाहता है तो काउंसलर उसे अवसर देगा कि वो रो सकता है, आंसू बहा सकता है, अपने दुख को जैसे चाहे वैसे व्यक्त कर सकता है। उसके इमोशंस को काउंसलर बहुत अच्छे से रीड करेगा और ये जानेगा वास्तव में इसके भीतर क्या है। यहां पर कोई बंधन नहीं होगा। जब बंधन नहीं होगा तो वास्तविक रूप से छात्र अपने दुख को, अपने खुशी को, अपनी समस्या को व्यक्त कर सकेगा। तीसरी स्थिति क्लासिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग्स। जब फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे छात्र या क्लाइंट, तो क्लासिफिकेशन करना होगा काउंसलर को कि कौन सी पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, कौन सी नेगेटिव फीलिंग्स हैं। दो कॉलम बनाए जाएंगे, एक में सकारात्मक, दूसरे में नकारात्मक फीलिंग्स को नोट करता हुआ काउंसलर उसके साथ बात करता रहेगा, उसको सुनता रहेगा और उसके सामने दोनों पक्ष आ जाएंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज थिंकिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट। इंसाइट आपने सुना होगा, अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि का डेवलपमेंट करना। तो अब वो काउंसलर थिंकिंग करेगा, विचार करेगा सूझ के द्वारा, अंतर्दृष्टि के द्वारा कि आखिर समस्या है कहाँ, किस प्रकार से समस्या का समाधान किया जाए, और उसके बाद अंत में टर्मिनेशन ऑफ काउंसलिंग सिचुएशन, काउंसलिंग सिचुएशन को समाप्त कर देगा।
अर्थात काउंसलिंग को खत्म कर देगा। तो अगर हम शुरू से देखें कि सबसे पहले प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को समझा गया, उसके बाद जो छात्र है उसको मौका दिया गया, अवसर दिया गया कि वो फ्री एक्सप्रेस कर सके अपनी फीलिंग्स को। देन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग्स। फीलिंग्स तो जो छात्र अपनी स्पष्ट कर रहा है तो उसे पता नहीं है, वो नेचुरली कर रहा है। काउंसलर उसको रीड कर रहा है और उसको क्लासिफाई भी कर रहा है, और उसी के साथ एक इंसाइट को डेवलप करके काउंसलिंग प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है और काउंसलिंग समाप्त हो जाती है। अब प्रश्न उठता है कि नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के फायदे क्या हैं, लाभ क्या हैं? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग? तो फर्स्ट एडवांटेज इज मोर इफेक्टिव फॉर इमोशनल प्रॉब्लम्स। जैसा कि आपने देखा कि डायरेक्टिव काउंसलिंग में संभव नहीं है कि हम इमोशंस को देखें, इमोशनल प्रॉब्लम्स को देखें, लेकिन यहाँ पर जो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का चुनाव बेहतर होता है। और काउंसलर समझता है कि अगर व्यक्ति इमोशनल प्रॉब्लम में है तो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग को अप्लाई करना होगा। सेकेंड एडवांटेज, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है, क्योंकि जब इमोशनल प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे ढंग से हम सुनेंगे और सुनने के बाद उसका समाधान करेंगे तो उसका इफेक्ट या उसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहता है। इसलिए ये क्लाइंट ओरिएंटेड है। इट इज क्लाइंट ओरिएंटेड, हेंस नो रूम फॉर अननेसेसरी एक्शंस एंड टेस्ट। क्योंकि क्लाइंट हमारे सामने है, छात्र हमारे सामने है और उसी को केंद्र में रखकर काउंसलिंग की जा रही है, इसलिए अनावश्यक कोई भी एक्शन या कोई भी टेस्ट, उसकी कोई आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती, जैसा कि डायरेक्टिव काउंसलिंग में होता था। द लास्ट इज एबल टू सीक सॉल्यूशंस हिमसेल्फ। इस पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया में छात्र को या क्लाइंट को इस लायक बनाया जाता है कि वो अपने सॉल्यूशन को स्वयं खोज सके। जैसा कि गाइडेंस में आपने पढ़ा था कि द पर्पस ऑफ गाइडेंस इज सेल्फ गाइडेंस। हमारा अल्टीमेट एम क्या है कि हम स्वयं अपनी समस्या का समाधान करने में समर्थ हो जाएं, जो कि डायरेक्टिव काउंसलिंग में संभव नहीं था। तो दैट इज द लास्ट एडवांटेज। अब बात हम करते हैं लिमिटेशंस की, कि सीमाएं क्या हैं। तो सीमाओं में इट इज अ स्लो प्रोसेस, हेंस मोर टाइम टेकिंग। ये स्लो प्रोसेस है क्योंकि इसमें क्लाइंट ओरिएंटेड है। क्लाइंट की हम बहुत ही ध्यान से बातें सुनेंगे, उसके सुख दुख को महसूस करेंगे, तो ये समय ज़्यादा लेगा। कि ऐसा नहीं है हमने समस्या सुनी और तुरंत समाधान दे दिया, जैसा कि हम डायरेक्टिव काउंसलिंग में करते हैं। यहाँ पर ये स्लो प्रोसेस है, इसलिए ज़्यादा समय लगता है, ये इसकी सीमा है। सेकेंड इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी स्टूडेंट इजिली। जैसे 50 छात्र हमारी कक्षा में हैं और 50 छात्रों की समस्याओं को इस काउंसलिंग के तहत सुनना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि उतना समय नहीं होगा। कुछ छात्रों पर तो हमें प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक पर करने में इट इज़ टू लॉन्ग। तो ये सीमा है। थर्ड इज एप्लीकेशन नॉट पॉसिबल व्हेन क्लाइंट इज ओवर इमोशनल। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब कोई दुखी होता है और अपने दुख को व्यक्त करता है और उसे कोई सहारा मिल जाता है कि हम उसे सुन रहे हैं, तो वो ओवर इमोशनल हो जाता है, संवेग के बहाव में बह जाता है। नतीजा, फिर उसको संभालना मुश्किल होता है। उस समय हम कोई भी राय, कोई भी मशवरा उसे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो ओवर इमोशनल हो गया है और वो इस स्थिति में नहीं है कि आपकी बात को सुन सके। तो ये लिमिटेशन है जिसमें ये काउंसलिंग कहीं पर परेशानी में डालती है आपको। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि 3 प्रकार की काउंसलिंग है, तो समय की मांग के अनुसार हम काउंसलिंग का चुनाव कर सकते हैं, और प्लस और माइनस तो प्रत्येक स्तर पे होंगे। हमें यह देखना होगा कि जो क्लाइंट या जो छात्र हमारे सामने है वो इमोशनल प्रॉब्लम से परेशान है या अन्य कोई प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से चयन करके। लिमिटेशंस तो रहेंगी, लिमिटेशंस को हम नहीं हटा सकते,
लेकिन ठीक है, इमोशनल प्रॉब्लम में हम निसंकोच इस नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का चुनाव कर सकते हैं। धन्यवाद।